हेलो विद्यार्थी, चलिए हम लोग आज ये एसपीडी का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। ये पर्यावरण से दिया गया है। देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ और सभी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। चलिए पर्यावरण को देख शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो पता ही होगा। ओजोन परत के संरक्षण संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत से संबंधित कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है। मॉन्ट्रियल है, कनाडा का एक शहर है, वहीं यहीं हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण संबंधित सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। यह कहाँ हुआ था? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो जापान सम्मेलन, जापान में जो शहर है क्योटो, वो सम्मेलन 1997 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से है। याद रख लीजिए, मॉन्ट्रियो है ओजोन से और क्योटो है कार्बन के उत्सर्जन से। चलते हैं आगे। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। अब CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, वही तो CO2 तापमान बढ़ा देता है। पृथ्वी का औसत तापमान, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? ये 14 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो तापमान बढ़ा देता है। वायुमंडल के वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें है, ग्रीन हाउस गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आते रहता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आता, वही क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन सा नहीं है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं आ रहता है अधिकतर में ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैसें कौन सा नहीं है? ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है? जलवाष्प है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा, वो ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा CO2 है हरित गृह के लिए सर्वाधिक उत्तरदायित्व। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के गठन कब हुआ था? 1985 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा। चलते हैं आगे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। यह पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस है, एम्स्टर्डम में जो है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में लाया गया था। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण 1982 में लाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति घोषणा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम एक वन लाइनर रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का एकदम, और इम्पोर्टेंट भी है। और 4 नंबर जैसा क्वेश्चन रहेगा मतलब उस पेपर का उस तरह मार्क्स दे दिया जाएगा। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति घोषणा हुआ था 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुआ था 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी एनजीटी की 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। ये विश्व नम भूमि दिवस है 2 फरवरी, जो आद्य भूमि दिवस को जिसे बोलते हैं। अब विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। 21 मार्च विश्व वन दिवस, जल दिवस 22 मार्च, 22 मई को जैव विविधता दिवस। रेड डाटा बुक संबंधित किससे? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। चलिए और इस देख लेते हैं इस पेज में क्या है। वो पर्यावरण था, यह पारिस्थितिकी है। देखते पारिस्थितिकी से कितना क्वेश्चन है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रिटर ने दिया था, याद रख लीजिएगा। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने दिया था? रिटर ने दिया था 1865 में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में दिया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर होता है, जो सबसे अस्थायी रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था, याद रख लीजिएगा। इसका पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश है, जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र, याद रख लीजिएगा। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है परितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक से बना होता है। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे ज़्यादा अपघटक की संख्या होती है, यह भी याद रख लीजिएगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता है। जिस प्रकार बकरी, गाय, भैंस प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है, और अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। याद रख लीजिएगा। कार्बनिक अजैविक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, और कार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु और खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक, जो सभी कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, कचरा से मुक्त करते हैं। ये सफाई कर्मचारी, कितना अच्छा क्वेश्चन। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक, जो सभी को रिसाइकल कर देते हैं, कचरा समाप्त करके, सड़े गले चीज को, पदार्थ को हटाकर। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों में ऊर्जा को रूपांतर क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है।
खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है, क्या है? मानव है। प्राथमिक एवं द्वितीय दोनों है। ये शाकाहारी, ये मतलब फल फूल को भी खाता है, मतलब पेड़ पौधों को भी, और उसके बाद ये मांस भी खाता है, बकरी, मुर्गा, जो भी सब प्रकार का खाता है। तो ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है मानव। चलते आगे। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव बहुत सीधा होता है, याद रख लीजिएगा, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में है। चलिए, यार इसमें ये 2 भाग दिया हुआ है, तीसरा भाग इस पेज का देख लेते हैं। प्रदूषण दिया गया है। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक परजैविक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग है उदर है। वायु प्रदूषक पर शीशा से प्रभावित अंग क्या होता है? उदर प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। तंत्र संबंधित रोग शीशा से होता है और उदर प्रभावित होता है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित होता है। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा है। एस्बेस्टोस से फेफड़ा प्रभावित होता है। पारा प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है? रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक है। भूमिगत जल को दूषित कौन करता है? अजैविक घटक है, अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी वायु प्रदूषक कैडमियम करता है। कौन करता है? कैडमियम करता है। रक्तदाब बढ़ा देता है जिससे दिल संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम किससे संबंधित है? प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिकुलेट मैटर है, याद रख लीजिएगा, ये आते रहता है। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से, वही जिसमें पीएम का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये याद रखिए कब हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। मिनीमाता रोग पारायुक्त जल से होता है। मिनीमाता रोग किससे होता है? पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में हुआ था। नदियों में जल प्रदूषण की माप की इकाई कहलाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से पहचाना जाता है, मापा जाता है जल प्रदूषण कितना है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मौजूद रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। जन संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम याद रखिए कीजिए, जन संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। क्या? 1974। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं शीशा पाया जाता है। वाहनों से निकलने वाले धुआं में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं शीशा दोनों पाया जाता है। इसीलिए धुएं निकलने वाले वाहनों पर गवर्नमेंट बैन कर रही है, सीएनजी लॉन्च कर रही है, चला रही है मीथेन से। कारखानों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाले धुएं में क्या होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का। किसका है? SO2 एवं NO का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल गिरते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। चलते हैं ये DDT क्या होता है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। DDT भी अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। संगमरमर से स्वनिर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड, वही अम्ल वर्षा का कारण। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। या ग्रीन मफलर किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? ग्रीन मफलर उसे कहा जाता है जब आप देखते होंगे रोड के किनारे किनारे गाछ वृक्ष पौधों को लगाया जाता है, पेड़ पौधों को लगाया जाता है, उसी को ग्रीन मफलर नाम दिया गया है, जो ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, वाहनों से निकलने वाले ध्वनि प्रदूषण को, उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक क्या है? मीथेन है। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक मीथेन है। चलिए फ्रेंड, फिर अगले वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।